Hello, friends. I hope you guys are doing well. And in this session, we will cover all the weekly current affairs from 7th of July to 14th of July. And I am very sorry, guys. I was busy and therefore I was not able to upload the regular sessions of current affairs. So that's why I am uploading this one-on-one session जिसमें मैंने 7th of July से 14th of July के सभी important current affairs को cover किया है. तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में और मैं जो भी फैक्ट्स आपको बताऊंगी किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपको वो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं. सो without wasting our time we can start our session now. First news is about Indonesia and the world's oldest cave paintings has been discovered in Indonesia. यहाँ से कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है सो जस्ट रिमेंबर कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इंडोनेशिया में डिस्कवर की गई है. वर्ल्ड जूनोसिस डे हम 6 ऑफ जुलाई को एनुअली ऑब्जर्व करते हैं. देन रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एमए प्रोग्राम इन भगवत गीता स्टडीज हैज बीन लॉन्च्ड. तो भगवत गीता स्टडीज के लिए एक एमए प्रोग्राम जो है वो आईजीएनओयू ने लॉन्च किया है. Then next news is about Arnab Kumar and Charulata S. And these guys have been appointed as the new executive directors of RBI, that is Reserve Bank of India. RBI आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है और ये सब बाकी अदर कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है और मैनेज करने का काम करता है. ये इंडिया की जो करेंसी है उसको मैनेज करने का काम करता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका फर्स्ट ऑफ आई एम वेरी सॉरी 1 अप्रैल 1935 को ये बनाया गया था एंड इसको बनाने के लिए हिल्टन यंग कमीशन रिस्पॉन्सिबल थी. इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता में हुआ करता था जिसको 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया. सो करंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसके हेड हो जाएंगे शक्तिकांता दास और यहाँ पर 5 डिप्यूटी गवर्नर्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं. सो रिसेंटली जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए गए हैं वो अर्नब कुमार हैं और चारुलता एस हैं. इन दोनों का नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आरबीआई के बारे में मैंने पहले भी आपके साथ सभी फैक्ट्स को डिस्कस किया है. यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे. तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आरबीआई के बारे में प्लीज नोट देम डाउन इन योर नोटबुक. Who has been recently elected as Iran's new PM? So a heart surgeon Masoud Pezeshkian has been elected as Iran's new PM क्योंकि यहाँ पर मई मंथ में इब्राहिम राइजी जो ईरान के पीएम हुआ करते थे उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई. तो इसलिए यहाँ पर वापस से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए और मसूद पेजिशकियान जो कि एक हार्ट सर्जन भी हैं और साथ ही साथ ईरानियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको न्यू पीएम बनाया गया है ईरान का. इन्होंने 53% वोट को विन किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशंस किए गए हैं. देन नेक्स्ट इज अबाउट JCPOA जो मैं आपको बताना चाहूँगी ईरान से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए. सो JCPOA आपका 2015 में साइन किया गया था एंड इट्स एम वाज टू प्रिवेंट ईरान टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स. तो ये JCPOA का एम था और इसको 2015 में P5 मेंबर्स +1 ने साइन किया था. P5 मेंबर्स आपके यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स थे. यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस +1 was जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन was also its part. और इन सभी कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ ये जो अग्रीमेंट है वो साइन किया था. फिर ये अग्रीमेंट सही था मतलब सब कुछ सही चल रहा था. देन 2018 में यूएस गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इस अग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेती है. जिसके बाद क्या हुआ कि जो आपका ये था अग्रीमेंट था उससे ईरान ने और धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज ने भी ध्यान देना इसके ऊपर बंद कर दिया. और इस तरीके से जो ईरान है उसने वापस से न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का उनका एक
वी कैन से टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करते हुए वापस से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। जेसीपीओए के बारे में आप अलग से भी पढ़ना बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडो रशियन जॉइंट वेंचर एंड अंडर दिस वेंचर AK-200 3 rifles has been delivered to Indian Army. 35,000 AK-203 राइफल्स बनाई गई हैं जिन्होंने AK-200 राइफल्स को रिप्लेस किया है और ये राइफल्स इंडिया के अंदर ही ऑर्डर कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इनको मैन्युफैक्चर किया गया है इन अमेठी और ये इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के अंडर किया गया है। ऐसा क्यों किया गया और ये एक इनिशिएटिव जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है ये अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर किया गया है बिकॉज यहाँ पर रशियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से विद इन इंडिया जो मिसाइल्स हैं सॉरी जो राइफल्स हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं और उसका फर्स्ट बैच 35,000 राइफल्स का इंडियन आर्मी को डिलीवर भी किया जा चुका है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डील है इंडिया और रशिया के बीच। रशिया ने इंडिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिया है, इंडिया ने रशिया से लिया और उसको लद्दाख में हमने डिप्लॉय कर दिया है अलोंग LAC। और दूसरा AK-203 राइफल्स जो कि अमेठी में आपकी मैन्युफैक्चर की गई हैं, फुल्ली इंडिजीनियस है और रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इनको बनाया गया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडियन 28 member Indian squad in Paris Olympics. Who will lead this squad? तो नीरज चोपड़ा will lead this squad. पेरिस ओलंपिक्स 2024 आपके पेरिस में कंडक्ट किए जाएंगे इन फ्रांस और यहाँ पर 28 मेंबर इंडियन स्क्वाड को कौन लीड करेंगे? नीरज चोपड़ा यहाँ पर इसको लीड करने वाले हैं और नीरज चोपड़ा आपकी वर्ल्ड चैंपियन है इन जावलिन थ्रो। यहाँ पर इस स्क्वाड में 11 फीमेल मेंबर्स होंगी और बाकी आपके मेल मेंबर्स होंगे और इसको लीड करेंगे आपके नीरज चोपड़ा द वर्ल्ड चैंपियन इन जावलिन थ्रो एंड ही ऑल्सो वोन गोल्ड फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी जो 4th of July को सेलिब्रेट की जाती है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्वामी विवेकानंद आर इनका जन्म 12th of January 1863 को हुआ। 12th of January को हम इस नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं टू ऑनर हिम और इन हिज ट्रिब्यूट। इनका प्लेस ऑफ बर्थ कैलकाटा था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनकी एजुकेशन भी कैलकाटा में कंप्लीट होती है। देन इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी और वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क को बनाया। इनकी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एंड माय मास्टर। इनकी डेथ होती है 4th of July 1902 को इन बेलूर मठ इन वेस्ट बंगाल एंड इसीलिए हम 4th of July को स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। सेलिब्रेट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू से हियर। ऑब्जर्व करते हैं हम 4th of July को स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी। Then recently, which edition of Durand Cup will be hosted by Kolkata, Kokrajhar, and Jamshedpur and Shillong? These are the four venues for Durand Cup जो कि होस्ट किया जाएगा और 2024 में और ये 133rd सेशन होगा ड्यूरेंट कप का एडिशन होगा ड्यूरेंट कप का। ड्यूरेंट कप ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको विद इन इंडिया प्ले किया जाता है। ये इवन एशिया का भी ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और पहले ये सिर्फ और सिर्फ आपका कोलकाता और कोकराझार में होस्ट किया जाता बट रिसेंटली 2 न्यू सिटीज हैव बीन एडेड जमशेदपुर एंड शिलोंग। इसको 27th of July से 31st of August तक शेड्यूल किया गया है। Then next news is about Nirmala Sitharaman ji and she will present seventh continuous budget in and this is the first time that this has been happening क्योंकि आज से पहले सबसे ज़्यादा बजट जो है वो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पर प्रेजेंट किया गया है। मोरारजी देसाई जी ने प्रेजेंट किया है 10 बार उन्होंने प्रेजेंट किया है बट 6 टाइम्स उन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट किया है बट 7 टाइम्स इसको कॉन्जिक्यूटिवली प्रेजेंट करने वाली फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बनेंगी। इन्होंने फरवरी में इंडिया का इंटरिम बजट जो है उसको प्रेजेंट किया था और इंटरिम बजट और एक फुल बजट में डिफरेंस ये होता है कि इंटरिम बजट आउटलाइन होता है गवर्नमेंट
की रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर की, जब तक कि न्यू गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो जाती है। इसको हम वोट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, और ये तब प्रेजेंट किया जाता है जब कभी भी नेशन में इलेक्शंस शेड्यूल होते हैं, और इसको प्रेजेंट करने, इसको इस तरीके से प्रेजेंट, एंड इट कैन बी इफेक्टिव फॉर 2 मंथ्स, और ये वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके इंटरिम बजट में और एक फुल बजट में। और इंटरिम बजट जो है 58 मिनट्स की, ये बजट की स्पीच थी, निर्मला सीतारमन जी ने फरवरी के मंथ में दी थी। और यहाँ पर एक स्पेशल स्पीच प्रेसिडेंट मुर्मू ने भी दी थी अंडर आर्टिकल 87। एंड दिस वाज द सिक्स्थ टाइम कि इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। अब ये 23 जुलाई को वापस से इंडिया का फुल बजट प्रेजेंट करेंगी, एंड दिस विल सेवेंथ टाइम की बजट को प्रेजेंट करेंगी, पहली बार। और सेकेंड टाइम ऐसा होगा, थर्ड टाइम, हाँ थर्ड टाइम ये इंडिया की थर्ड टाइम एक, ये सेम पार्टी से आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रहेंगी और बजट को प्रेजेंट करेंगी। पहली बार इन्होंने कब किया था? आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट, जो कि 2014 में आई थी, तब इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये थर्ड टाइम करेंगी। एंड निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इन्होंने 2021 में इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस बजट भी प्रेजेंट किया था। और अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट हुआ था, तो वो 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट हुआ था, जिसको प्रेजेंट किया था आर के शानमुखम चेट्टी जी ने। लेट मी राइट हिज नेम ओवर हियर, आर के शनमुखम चेट्टी। इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट 1947 में प्रेजेंट किया था। देन मैंने आपको बता ही दिया कि मैक्सिमम टाइम्स किसने किया है, मोरारजी देसाई ने किया है, बट 6 टाइम्स इन्होंने रेगुलरली किया है, 7 टाइम करने वाली है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट बजाज। बजाज ने लॉन्च किया है, की है वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक। वी ऑल नो सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव। और इस बाइक का जो प्राइस है वो 95,000 होगा। और ये बाइक का नाम है फ्रीडम 125। किसने इसको लॉन्च किया है? बजाज ने इसको लॉन्च किया है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मित्र वन। यूपी नेपाल बॉर्डर के अलोंग मित्र वन, और वी कैन से फॉरेस्ट, फ्रेंडशिप फॉरेस्ट जो है वो बनाए जाएंगे, ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अंडर द अंडर द सीएमशिप, अंडर सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कि अलोंग यूपी नेपाल बॉर्डर हम ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे और मित्र वन यहाँ पर बनाएंगे, दैट इज फ्रेंडशिप फॉरेस्ट यहाँ पर बनाएंगे। पर इन फ्यूचर वी विल मेक पावर फॉरेस्ट एज वेल, बट अभी के लिए अनाउंसमेंट है कि मित्र वन और फ्रेंडशिप फॉरेस्ट यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपी नेपाल बॉर्डर पर यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। देन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट की है 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, और सॉरी 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के लिए, जो कि यूनेस्को का 46 सेशन होगा। इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, मैंने ये न्यूज़ पहले भी डिस्कस की है। इसके लिए एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट परी, वेयर परी स्टैंड्स फॉर पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो सेशन है ये 21 जुलाई से 31 जुलाई तक शेड्यूल किया गया है इन न्यू दिल्ली, इंडिया। एंड प्रोजेक्ट परी हैज़ बीन इनिशिएटेड ओवर हियर, where Pari stands for Public Art of India, and this platform will uplift the aesthetic and cultural outlook of Delhi. यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो भी इंडिया की कल्चरल और एस्थेटिक आर्ट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा, जो भी इंडिया के नेशन, हमारे नेशन का कल्चरल फैब्रिक, डायनेमिक कल्चरल फैब्रिक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत नारी शक्ति को भी एक तरह से प्रेजेंट करेगा और इसको प्रमोट करेगा, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ women artists who are participating here. This initiative has been executed by Lalit Kala Academy, जो कि एक autonomous institution है under Ministry of Culture. You guys will tell me in the comment section that who has been recently appointed as the Union Minister of Culture, because जी किशन रेड्डी जी आपकी लास्ट मिनिस्ट्री में हुआ करते थे मिनिस्टर ऑफ कल्चर, अब कौन बना है ये लोग, ये आप लोग मुझे बताएंगे।
देन एक कमिटी बैठाई गई है फॉर रत्न भंडार ओपनिंग। तो रत्न भंडार क्या है? श्री जगन्नाथ मंदिर जो है, जो कि पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है, यहाँ पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई है जिसको लीड कर रहे हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के जज भुवनेश्वर जी। और भुवनेश्वर जी। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? ये कमेटी मतलब क्यों बनाई गई है? तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जो श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार है, जिसमें ज्वेलरीज और वैल्यूएबल आइटम्स हैं, उसकी डुप्लीकेट कीज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग एक कमेटी बैठाई गई है और इसको हेड कर रहे हैं उड़ीसा के हाई कोर्ट जज। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस कमेटी के हेड का नेम। Let me tell you his name once again. His name is Justice Vishwanath Rath. Sorry, I was wrong. Justice Vishwanath Rath इनका नेम है। Then next news is about इटली। इटली में अभी रिसेंटली टू वोल्केनोज इरप्ट हुए हैं, माउंट इटना एंड माउंट स्ट्रोम्बोलाई। ये दोनों ही यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज हैं और यहाँ पर काफी सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि इरप्ट होते रहते हैं। सबसे ज्यादा वोल्केनोज आपके इरप्ट होते हैं रिंग ऑफ फायर पर, जो कि पैसिफिक ओशन में लाई करता है। और इसको रिंग ऑफ फायर का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। सबसे बड़ा वोल्केनो आपका लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ आवर सोलर सिस्टम आपका मार्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, माउंट ओलंपस मोन्स। और लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ अर्थ आपका है मोना लुआ इन हवाई आइलैंड नियर यूएसए। देन रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवीलिंग द लाइट टैंक जोरावर? जोरावर एक टैंक है और ये एक लाइट टैंक है जिसको डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया है फॉर इंडियन आर्मी। बिकॉज वी ऑल नो कि जो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन होते हैं वहां पर आप हैवी टैंक नहीं लेके जा सकते, तो ये एक लाइट टैंक बनाया गया है फॉर regions like Ladakh, and this has been done because of the Galwan Valley incidents and the other incidents that Indian Army is facing. So ये लाइट टैंक्स बनाए गए हैं और इनको ग्रांट किया गया है इंडियन आर्मी को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जोरावर ही इनका नाम क्यों रखा गया है? दैट इज बिकॉज जनरल जोरावर सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए। जनरल जोरावर सिंह जो है उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एंड ही वाज अ लद्दाख कंक्वेरर। और बाल्टिस्तान और लद्दाख में इन्होंने काफी रीजन्स को कैप्चर किया था। तो जनरल जोरावर सिंह के नाम पर ये टैंक का नाम जोरावर लाइट टैंक जोरावर रखा गया है। Recently, project Jeevan Samarth has been launched by LIC. LIC is your इंश्योरेंस कोऑपरेशन। और ये जो जीवन समर्थ प्रोजेक्ट है ये प्रमोट करेगा एक तरीके से जो बढ़ती हुई फ्यूचर नीड्स हैं उसके साथ ये अपने आप को कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा एलआईसी अंडर दिस प्रोजेक्ट। और अपने एजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन से उनको इन्फ्लुएंस करेगा सो दैट वो प्रोजेक्ट जीवन समर्थ के अंडर जो भी उनकी कस्टमर्स की फ्यूचर नीड्स हैं उसको उसके साथ अपने जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उसको लेकर चल सके। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट किश्वाहिली लैंग्वेज डे, जो कि 7 जुलाई को मनाया जाता है। किश्वाहिली लैंग्वेज जो है इसको तंजानिया, केन्या और मोज़म्बिक यानी कि वी कैन से साउथ अफ्रीकन रीजन में ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और लैंग्वेज बोली जाती है किश्वाहिली लैंग्वेज, इसको स्वाहिली लैंग्वेज भी कहा जाता है। और ये नेशनल लैंग्वेज है केन्या और तंजानिया की। और इसके लिए डे मनाया जाता है 7 जुलाई को। थर्ड किश्वाहिली डे हमने इस बार मनाया है। कब मनाया है? 7 जुलाई को मनाया है। Recently, which states mica mines have been declared as child free labor? तो यहाँ पर झारखंड की जो माइका माइंस है उनको चाइल्ड फ्री लेबर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी है। चाइल्ड लेबर के लिए आपका आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 23, और जो कि प्रिवेंट करता है चाइल्ड लेबर को, कि चाइल्ड लेबर नहीं की जानी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, इसके लिए आपका ये आर्टिकल आता है। दूसरा नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी एशियन बिलियर्ड्स टाइटल के बारे में। थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जो कि शेड्यूल किए गए थे रियाद सऊदी अरब में, यहाँ पर ध्रुव सतवाला जी पंकज अडवाणी को हराते हुए थर्ड एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को जीत चुके हैं।
देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जिसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन काफ़ी फेमस कार रेसर है, बट इनका नेम अदर ग्रैंड प्रिक्स से जुड़ा है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अगर पूछा जाए तो लुइस हैमिल्टन का नाम यहाँ पर आएगा। रिसेंटली एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी फॉर द 2 ईयर टेन्योर 2024 टू 2026 कौन इसको हेड करने वाली है एफएटीएफ को? तो एलिजा डी एंडा मेड्रेज मैड्राजो will be is appointed as the FATF president for the 2 year tenure, and she will succeed T Rajakumar from Singapore। ये जो मेड्राजो है ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं, और ये टी राजकुमार सिंह जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, उनको ये रिप्लेस करेंगे और इस एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी को संभालेंगी। एफएटीएफ इज योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिज्म को हैंडल करने का काम करती है। इन दोनों को प्रिवेंट करती है, वी कैन से काउंटर करती है। और दूसरा इसमें 39 मेंबर्स इसका पार्ट है, 37 कंट्रीज हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 1989 में G7 नेशंस ने मिलकर इसको बनाया था। बाकी 2010 में इंडिया इसका पार्ट बना था एज इट्स मेंबर। एंड जो भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियोस में एफएटीएफ के बारे में आपके साथ डिस्कस किए हैं। दूसरा, विच ऑनर वाज अकॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इन मॉस्को? तो जैसे कि सभी कंट्रीज के कुछ ना कुछ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि इंडिया का है भारत रत्न, 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसी तरीके से मॉस्को का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और वी कैन से एक ऑनर है गार्ड ऑफ ऑनर, इसको अकॉर्ड किया गया है पीएम मोदी जी को। अ, भूटान ने भी अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी जी को अकॉर्ड किया था। ऐसे ही डिफरेंट नेशंस कर चुके हैं। फ्रांस ने भी अपना किया था। इसी तरह मॉस्को ने अपना किया है गार्ड ऑफ ऑनर। देन you can see here that Rachel Reeves has become the first women UK finance minister। बस यही यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट विमेन यूके फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी है? रेचल रीव्स बनी है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मालाबार शोडाउन। मालाबार एक एक्सरसाइज है जो कि एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी। 1992 में इसको इंडिया और यूएसए के बीच स्टार्ट किया गया था। देन जैसे ही इसको क्वाड बनता है 2007 में, वैसे ही इसको जापान इसका पार्ट बना। एंड देन 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट बना। तो ऑल द 4 क्वाड अलाइज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए आर members of Malabar Showdown, and because of the rising tensions with China in South China Sea especially, these guys are hosting this particular exercise in Bay of Bengal region। तो मालाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल रीजन में कंडक्ट की जाएगी। क्वाड अलाइज मिलकर इसको कंडक्ट करेंगे, चाइना के अगेंस्ट करेंगे। चाइना के अगेंस्ट इसलिए बिकॉज चाइना साउथ चाइना सी में अपना जो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन बनाई गई है, ठीक है, 9 डैश लाइन इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, और उसको ये धीरे धीरे एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और बाकी कंट्रीज के जो रीजन है साउथ चाइना सी में जो उनका एरिया है उसको भी ये कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके इस वजह से यहाँ पर जो मालाबार एक्सरसाइज है वो कॉर्ड कंडक्ट करेगा। Then which state won the Best Agriculture State Award for 2024? तो महाराष्ट्र has won this particular award। Then who has been appointed as the head of the committee to oversee the appointment of vice chancellors in West Bengal? Justice UU Lalit, the retired Chief Justice of India, has been appointed as the head of the committee जो कि देखेगी vice chancellors का appointment in West Bengal। इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम हो जाएंगी आपकी ममता बनर्जी जी, और यहाँ से ही आपकी बिलोंग करते हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, यहाँ पर वो गवर्नर हुआ करते थे। एंड वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता पोर्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का पार्ट है, और इसको कनेक्ट किया गया है सितवे पोर्ट इन म्यांमार से। एंड कोलकाता में आपका हल्दिया पोर्ट भी है, और यहाँ पर जो वाइस चांसलर्स अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनी है उसको हेड करेंगे जस्टिस यू यू ललित, ये आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इनके बाद इनको सक्सीड करने वाले हैं आपके 15th सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और धनंजय वाई चंद्रचूड़। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नाटो। नाटो समिट 2024 होस्ट की गई वॉशिंगटन डीसी में। यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए यूक्रेन कॉम्पैक्ट साइन किया।
जिसको नाटो की टोटल 32 मेंबर्स हैं, जिसमें से 25 कंट्रीज ने यहाँ पर यूक्रेन कॉम्पैक्ट को साइन किया है और यूक्रेन को सपोर्ट किया है। रिसेंटली नाटो के जो 2 न्यू मेंबर बने हैं वो है फिनलैंड एंड स्वीडन। और यूक्रेन को भी ऐड करने के लिए नाटो जो है वो यूक्रेन को ऐड करना चाहता था 2021 में, व्हेन रशिया अटैक्ड यूक्रेन। एंड तभी से ये लड़ाई जो है वो चलती आ रही है कि रशिया रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो तब से चलती आ रही है। बाकी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन में वो हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की। उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और बाइडेन ने यहाँ पर उनको सपोर्ट भी किया। नाटो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बिकॉज नाटो कोल्ड वॉर के टाइम पर 4 अप्रैल 1949 को ये बनाया गया था अगेंस्ट सोवियत यूनियन। नाटो बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, और नाटो के कुछ ओरिजिनल मेंबर्स थे जिसमें लीडर था यूएसए। नाटो इज योर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी साइन की थी जिसको वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। और ये वॉशिंगटन ट्रीटी का जो आर्टिकल नंबर 5 है वो कहता है कि अगर किसी एक कंट्री, नाटो के जो मेंबर्स हैं उसमें से अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है, इट मीन्स वो उन सभी के ऊपर अटैक है। तो अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो वो सभी के ऊपर अटैक कहलाएगा। इन सभी कंट्रीज मिलकर उसका जो एनिमी नेशन है उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। इसको पहली बार आर्टिकल 5 को इन्फोर्स किया गया था सितंबर 11 अटैक्स के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ ओसामा बिन लादेन, when he attacked USA। एंड सितंबर 11 अटैक से इस आर्टिकल को यूज किया गया था। और नाटो से आपका इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो रिसेंटली एक जो इसके सेक्रेटरी हैं वो भी चेंज हुए हैं। पहले जॉन जेंस स्टोल्टनबर्ग हुआ करते थे, उनको अभी रिप्लेस किया है। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे किसने किया है, बिकॉज ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, देन next news is about Ghar Ghar Solar Initiative, which has been launched by Tata Power in Uttar Pradesh. Under this initiative, ये योजना है जिसका इनिशिएटिव है कि सोलर पावर को प्रोड्यूस करेंगे, एक क्लीन एनर्जी बनाएंगे और उसको उसके ऊपर सब्सिडी देकर लोगों को प्रोवाइड करेंगे एक क्लीन एनर्जी। तो उसी का एक इनिशिएटिव है घर घर सोलर इनिशिएटिव, जिसको वाराणसी यूपी से टाटा पावर ने लॉन्च किया है। और इसके अंडर क्या किया जाएगा, जो भी आपका ये सोलर एनर्जी है, सोलर पावर है, उसको प्रमोट करेगा टाटा पावर। तो यहाँ पर इन्होंने एक टैगलाइन भी दी है, दैट इज टाटा घर घर सोलर टाटा पावर के संग। दिस इज द टैगलाइन एंड दिस इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ टाटा पावर जो कि वाराणसी से लॉन्च किया गया है। बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। ये एक कैंपेन है एक तरीके से। और यहाँ पे आप सीईओ ऑफ टाटा पावर याद रख सकते हैं, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि रोशनी नादर जी को मिला है। ये एक मतलब एचसीवी टेक्नोलॉजी की सीईओ एंड एमडी है, और इनको इस प्राइज से ऑनर किया गया है। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनका पूरा नाम रोशनी नादर मल्होत्रा है और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ये हेड चेयरपर्सन है। और ये फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि रोशनी नादर को ये अवार्ड मिला है। Then next news is about BWF Reunion Open। ये थर्ड एडिशन था BWF Reunion Open का, जो कि रियूनियन आइलैंड पर होस्ट किया गया था एट इट्स कैपिटल सेंट डेनिस। रियूनियन आइलैंड फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है और इसकी कैपिटल सेंट डेनिस पर थर्ड BWF सेंट डेनिस रियूनियन ओपन 2024 कंडक्ट किया गया, जहाँ पे इंडिया से विमेंस और मेंस सिंगल दोनों में ही इंडियंस जो हैं उन्होंने इस जीत हासिल की है। तस्नीम मीर ने विमेंस सिंगल में और थरुण मन्नेपल्ली ने मेंस सिंगल में यहाँ पर दोनों इवेंट को जीता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तस्नीम मीर एंड थरुण मन्नेपल्ली दोनों इम्पोर्टेंट है बीडब्ल्यूएफ रियूनियन ओपन के लिए।
Then who has been announced as the new chef de mission for Paris Olympics 2024? Gagan Narang has been appointed as the new chef de mission for Paris Olympics 2024 because इनसे पहले मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था। मैरी कॉम ने कहा था कि मैं पर्सनल इश्यूज के कारण यहाँ पर शेफ डे मिशन नहीं रह सकती हूँ एंड देयरफॉर शी रिजाइंड एंड देन गगन नारंग जी का अब अपॉइंटमेंट किया गया है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 कंडक्ट किए जाएंगे 2028 में ये ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में और 2032 में ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होस्ट किए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स जो है वो फ्रांस में होंगे और यहाँ पर टॉर्च बियरर होंगे इंडिया से की साइड से आपकी अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग चैंपियन। यहाँ पे 28 इंडियन स्क्वाड को जो लीड करेंगे वो करेंगे नीरज चोपड़ा द वर्ल्ड चैंपियन इन जावलिन थ्रो। एंड देन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो दूसरी ये है कि जो पीवी सिंधु हैं वो इंडिया की साइड से फीमेल फ्लैग बेयरर होंगी और शरद कमल मैंस फ्लैग बेयरर होंगे। तो ये दोनों का नाम भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है अचीव द फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक। अब ये कमर्शियल स्पेस वॉक क्या है और स्पेस एक्स का ये क्या मिशन है? तो स्पेस एक्स एलॉन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और ये मिशन इन्होंने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से with the help of Falcon 9 rocket. And this mission propelled the Dragon spacecraft into the orbit, जिसके अंदर 4 person civilian crew को भेजा गया है। And these guys will embark on a journey जो कि 5 days की एक जर्नी होगी and they will attempt to reach the highest earth orbit which is ever reached। तो ये स्पेस एक्स के एक्सियोम मिशन का सॉरी पोलरिस डॉन मिशन का एम है। तो 31 जुलाई को ये कंपनी जो है उसको लॉन्च करने वाली है। इसकी लॉन्च डेट है और इसको फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा 4 person सिविलियन क्रू यहाँ पर जाएगा 5 days की जर्नी होगी एंड दीज गाइज विल reach the highest earth orbit ever reached and this is one of the mission's most notable objective is to conduct the first ever commercial spacewalk here। और ये लोग ये काम किसकी मदद से करेंगे तो स्पेस एक्स डिजाइन एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी स्पेस सूट्स की मदद से जो कि स्पेशली अपग्रेडेड और डिजाइन है इस पर्पस के लिए उसकी मदद से ये लोग फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक करेंगे एंड दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट मिशन और ये 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्पेस एक्स मिशन स्पेस एक्स के से रिलेटेड और पोलरिस प्रोग्राम से रिलेटेड जो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस की। देन नेक्स्ट ये यू कैन सी हियर थर्ड वनरेबल तस्नीम मीर जो मैंने आपको बताया वीडियो रियूनियन जीत कर आए हैं। Then ICC Player of the Month of June has been announced. Jasprit Bumrah become the men's ICC Player of the Month and Smriti Mandhana female ICC Player of the Month. आईसीसी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसको 1909 में बनाया गया था। इसके जो हेड हैं वो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे और इसको बनाया गया था एज अ इम्पीरियल इसको बनाया गया था 1909 में एज इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस और इसका नाम चेंज होता है 1987 में एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन में और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पर ग्रेग बार्कले हो जाएंगे हेड। और हर साल ये लोग अपने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ रिलीज करते हैं जून के जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना रही हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट गोल्डन मेडल इन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। स्पेन में ये कंडक्ट किया गया यहाँ पर विनेश फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता है 53 kg की कैटेगरी में विमेंस 53 kg कैटेगरी में इन्होंने ये मेडल जीता है। रिसेंटली विच कंट्री अप्रूव्ड 16 टाइप ऑफ इंसेक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सिंगापुर ने ये अनाउंस किया है कि 16 तरह के इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है। NASA has trained the ISRO Gaganyaan astronauts and under which mission is NASA set to train two ISRO Gaganyaan astronauts that is under Axiom 4 mission। तो Axiom 4 mission के बारे में हम थोड़ा briefly डिस्कस करते हैं। तो Axiom 4 mission जो है एज अ पार्ट ऑफ Axiom 4 mission इसरो जो है उसने 4 जो उन्होंने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स अपॉइंट किए थे उसमें से 2 को शॉर्टलिस्ट किया है जिनको नासा ट्रेन करेगा टू ट्रेवल टू द आईएसएस।
तो आईएसएस पे ट्रैवल, आईएसएस दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन पहली बार इंडियंस जाएंगे। और यहाँ पे इसके लिए दो एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। ठीक है। और एक्सियोम 4 मिशन जो है ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट होगी टू आईएसएस एंड इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सियोम स्पेस एंड इट विल यूज स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। ये जो मिशन है ये नासा के साथ कोलैबोरेट करके किया जाएगा। एंड आफ्टर Axiom mission 1, 2 and 3, this will be the fourth Axiom space mission. ये 2024 अक्टूबर के आसपास ये लॉन्च किया जाएगा एंड Axiom 4 will continue the company's pioneering efforts to establish a sustainable human presence in low Earth orbit. बाकी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वही कमर्शियल स्पेस एंडिवर्स, दे विल ट्राई टू फैसिलिटेट द कमर्शियल एक्टिविटीज इन स्पेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो कि अदर स्पेस मिशंस का भी यही मेनली एम होते हैं, बेसिक एम्स होते हैं। बाकी इस मिशन के लिए कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज किया जाएगा, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा और फाल्कन 9 रॉकेट। ये फाल्कन 9 रॉकेट आपका पोलरिस डॉन मिशन में भी स्पेस एक्स यूज कर रहा है और यहाँ पर भी यही यूज किया जा रहा है एक्सियोम 4 मिशन में। एक्सियोम 4 एक शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन होगा अराउंड 14 डेज का एंड ड्यूरिंग देयर टाइम अबोर्ड द आईएसएस द crew will conduct some scientific experiments, will perform technology demonstrations and engage in educational outreach. Axiom Space long-term vision includes building the world's first commercial space station. इसका long-term vision अगर पूछ लिया जाए तो ये first commercial space station बनाना ही इसका long-term vision है। But अभी के लिए you can remember Axiom 4 mission स्पेसक्राफ्ट की स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा 2024 में विद द हेल्प ऑफ फाल्कन 9 रॉकेट एंड इसका मेन एम है क्या, जो फोर ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स में से टू शॉर्टलिस्ट किए गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन एंड इट इज अ कोलैबोरेटेड मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो एंड द टू एस्ट्रोनॉट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड विल ट्रेवल टू आईएसएस। ठीक है। देन next news is about biosphere reserve. So recently in 36th session in Morocco, UNESCO designated 11 new biosphere reserves. Biosphere reserve एक आपका conservation area होता है जहाँ पे आप fauna and flora को conserve करके रखते हो और 11 new biosphere reserves अभी designate किए गए हैं in 36th session in Morocco. Which state became the second in India to introduce a gig workers bill? तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स होते हैं आपके जैसे जोमेटो स्विगी इन सब में जो डिलीवरी बॉयज होते हैं ये गिग वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। और गिग वर्कर्स की एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए कर्नाटक स्टेट ने एक बिल प्रेजेंट किया है जिसका नाम है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। इसकी ड्राफ्ट तैयार की गई है और ड्राफ्ट पब्लिश कर दी जा चुकी है और इसको फाइनली मॉनसून सेशन में प्रेजेंट किया जाएगा इन दियर कर्नाटका स्टेट असेंबली। और ये ऐसी सेकंड स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर राजस्थान। हज कमेटी जो बनाई जाती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हज यात्रा, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक तरीके से तीर्थ यात्रा जैसे हम लोग जाते हैं वैसे ही होती है। और हज के लिए ये लोग जाते हैं, हज के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको अब कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन उसको मैनेज करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको मैनेज करेगी एंड इसके हेड हो जाएंगे मिस्टर किरण रिजिजू जी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बने हैं 18 लोकसभा इलेक्शंस के बाद। So this is these are the gig workers. You can see them over here. And these are the 4 astronauts जिनको ट्रेन किया गया है फॉर गगनयान मिशन जो कि अक्टूबर 2024 में स्पेस पर मून पर जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला को, जिसमें से 2 शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए। देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 11th ऑफ जुलाई को और इस दिन यूएनएफपीए जो भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डेटा है उस पूरे को रिलीज करती है। क्या वर्ल्ड पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं और किस तरीके से माइनॉरिटीज डिफरेंट नेशंस में अफेक्ट हो रही है। Who is leading the Indian delegation to the BRICS Parliamentary Forum? तो BRICS Parliamentary Forum, ब्रिक्स में आपकी 5 कंट्रीज आती हैं,
ब्रिटेन, सॉरी पहले 5 कंट्रीज आती थी, अभी इसमें रिसेंटली ऐड ऑन हुई है आपका, वो 4 डिफरेंट कंट्रीज ऐड ऑन हुई हैं, तो अब टोटल इसमें 9 मेंबर्स हो चुके हैं। ब्रिक्स जो है ये 2006 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 2006 में ये बनाया गया था, और ये इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है आपके येकाटेरिनबर्ग रशिया में। दैन इसका एक बैंक भी है, एनडीबी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में देखने को मिलेगा। और ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम को में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अवर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। तो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, रशिया, सॉरी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड आपका एस फॉर साउथ, जो कि 10 में ऐड हुआ था। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज करता है, और यहाँ पर वर्ड एफआई स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अजरबैजान आर्मी पार्टिसिपेशन, जो कि एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, बिर लेजिक एक्सरसाइज 2024। ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एक एक्सरसाइज है, और इसका नाम है बिर लेजिक एक्सरसाइज, जहाँ पर अजरबैजान आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है। लेट मी टेल यू मोर फैक्ट्स अबाउट इट। तो ये एक कमांड स्टाफ एक्सरसाइज है, और इसको कंडक्ट किया जाएगा केप टोकामेक में इन द कैस्पियन सी। और यहाँ पर 5 कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट होंगी, जो कि है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर अजरबैजान की फोर्सेस जो हैं वो पहुंच चुकी हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, जिसको कंडक्ट किया जाएगा ओएमाशा ट्रेनिंग ग्राउंड एंड केप टोकामेक पर इन कैस्पियन सी ऑन 11 फ्रॉम 11th ऑफ जुलाई। ठीक है, तो 2 जगह हो रही है, ओएमाशा ट्रेनिंग ग्राउंड पर और केप टोकमैक पर इन कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है। ठीक है, वर्ल्ड में इसके सी आता है, मतलब कैस्पियन सी इसको बोलते हैं, बट ये सबसे बड़ा लेक है, और 5 कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती है वही इस एक्सरसाइज का पार्ट होने वाली है। बिरलेजिक एक्सरसाइज सेंट्रल एशियन कंट्रीज का ही की ये एक एक्सरसाइज है, कमांड एक्सरसाइज है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रिया में विजिट किया, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट इन 41 ईयर्स। ठीक है, तो पहली बार 41 सालों में पीएम मोदी जी ने ऑस्ट्रिया को विजिट किया। Recently, Royal Australian Air Force, that is RAF, has will start the exercise Pitch Black from 12th of July 2024. The exercise Pitch Black multinational exercise है। पहले ये एक्सरसाइज आपकी किसके बीच हुआ करती थी? पहले ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज थी, ठीक है, लेकिन अब ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो गई है। इसको ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से स्टार्ट किया जाएगा, और यहाँ पर 20 नेशंस पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। पहले ये ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच हुआ करती थी, 1983 में ये स्टार्ट हुई थी, बट नाउ इसमें 20 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट, you can see here that Modi visit Austria in 41 years. Then next is Morocco influencer Kenza Lely becomes world's first ever Miss AI. तो Kenza Lely जो है वो वर्ल्ड की पहली मिस एआई बनी है। कौन? मोरक्को इन्फ्लुएंसर केंजा लेली। सो इम्पोर्टेंट न्यूज है, वन लाइनर है, याद रखिएगा। Then, who has been appointed as the principal advisor for National Tuberculosis Elimination Program? तो National Tuberculosis Elimination Program के लिए इंडिया में प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट की गई हैं सौम्या स्वामीनाथन जी। ये डब्ल्यूएचओ में डॉक्टर है, और यहाँ पर जो टीबी है वो आपकी लंग्स को अफेक्ट करने वाली एक डिजीज है, और ये बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट वैक्सीन टीबी के लिए आ जाती है बीसीजी, बैसिले कैलमिटे ग्यूरिन, और ये बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज है। और टीबी के लिए जो प्रोग्राम है वो सॉरी टीबी के लिए जो आपका टारगेट ईयर है, टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट ईयर है इंडिया का, वो 2025 है, और डब्ल्यूएचओ का 2030 है।
There were two new species of jumping spiders recently discovered. तो वेस्टर्न घाट में जंपिंग स्पाइडर्स की दो न्यू स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. बाकी आपसे स्पीसीज का नेम नहीं पूछेगा कोई. Which state in India will be the first to adopt a 10-year road safety action plan? तो road safety action plan अभी recently राजस्थान ने launch किया है. So you can see here Dr. Soumya Swaminathan. She has been appointed as Principal Advisory at Health Ministry's National Tuberculosis Elimination Program. Then 16 फाइनेंस कमीशन की लिए जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है उसमें 5 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है. अब फाइनेंस कमीशन क्या है? तो फाइनेंस कमीशन जो है वो पूरा के पूरे फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करती है और ये अंडर आर्टिकल 280 बनाई जाती है. रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन जो बनाई गई है उसको हेड कर रहे हैं अरविंद पंगड़िया जी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कौन? अरविंद पंगड़िया. लेट मी राइट हिज नेम ओवर हियर. is he will be heading this particular finance commission. 16 फाइनेंस कमीशन. और फाइनेंस कमीशन आपकी आर्टिकल नंबर 280 के अंडर बनाई जाती है. ठीक है. Article 280 of Indian Constitution says that there will be a commission periodically constituted by President of India and to define the financial relations between the central government of India and the state governments. पहली बार ये 1951 में एस्टेब्लिश की गई थी और अभी रिसेंटली आपकी जो फाइनेंस कमीशन है वो 16 फाइनेंस कमीशन है जिसको चेयर कर रहे हैं अरविंद पंगड़िया जी. ठीक है. आर्टिकल याद रखिएगा. आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. बाकी बस यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है. प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं. Then next news is about Bangladesh. Bangladesh has recently become fifth member country of Colombo Security Conclave in July 2024. अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच. 2011 में यह बनाया गया था. क्या बनाया गया था? Colombo Security Conclave as a trilateral security framework between India, Sri Lanka and Maldives. 2011 में ये बना था. मॉरिशस इसको ज्वाइन करता है एट द फिफ्थ एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ दिस कॉन्क्लेव जो कि 2022 में हुई. और रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है बांग्लादेश एंड सेशल्स ने इन द 8th डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग जो कि 10th ऑफ जुलाई 2024 को शेड्यूल की गई थी. ठीक है. सेशल्स यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट की तरह सेशल्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बांग्लादेश जो है उसको इनवाइट किया गया है एज इट्स मेंबर. तो करेंटली इसमें मेंबर्स हो गए हैं इंडिया, मालदीव, श्रीलंका जो ऑलरेडी थे एंड मॉरिशस इसमें 2022 में ऐड हुआ और अब बांग्लादेश जो है वो इसका फिफ्थ मेंबर बना है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हो जाते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कब बनी थी, क्या है ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और बाद में इसमें मॉरिशस जुड़ा और अभी रिसेंटली इसमें बांग्लादेश एड ऑन हुआ है. Then which country recently ruled that Muslim women court recently sorry which court recently ruled that Muslim women are entitled to maintenance from their husbands after the divorce. Supreme Court of India ने ये ruling दी है कि under section 125 of CRPC just which has been renamed as भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ठीक है. इसके अंडर सेक्शन 125 में आपका मेंटेनेंस के लिए आता है. सेक्शन 125 इज फॉर मेंटेनेंस और ये एक यूनिवर्सल सेक्शन है. ये किसी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता. एंड डाइवोर्स मुस्लिम वीमेंस कैन सीक द मेंटेनेंस अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट केस भी आ जाता है, शायरा बानो केस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट केस है. और यहाँ पर अभी जो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये किस केस का जजमेंट है? ये मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना कोर्ट केस का जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. वेयर it held that divorced Muslim women have a right to claim the maintenance under section 125 of CRPC 1973. ऐसा क्यों है? बिकॉज मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में कांग्रेस गवर्नमेंट इस एक्ट को लेकर आई थी एंड दिस एक्ट क्रिएटेड अ न्यू राइट फॉर द डाइवोर्स मुस्लिम विमेन टू क्लेम द मेंटेनेंस अंडर द ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड
as well as a fair and reasonable provision for the future. So now Supreme Court ruled that under 125 they can also claim the maintenance. तो MWA के आने के बाद इशू क्या था कि क्या MWA आने के बाद जो डाइवोर्स मुस्लिम वीमेंस हैं उनको सेक्शन 125 ऑफ सीआरपी के अंडर कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो इसको अब रिजॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उनको मिलेगा और ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है विमेंस के राइट को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ से आपका शायरा बानो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट केस है 1985 का। सॉरी, शाह बानो, नॉट शायरा बानो, शायरा बानो इज ऑफ ट्रिपल तलाक केस एंड शाह बानो केस 1985 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस, जिसके बाद 1986 में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट आया एंड देन इसी की कंट्रोवर्सी और एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट सुनाई। Then next news is about नेशनल फिश फार्मर्स डे 10th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला डे 12th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। मलाला यूसुफजई वाज अ पाकिस्तानी वीमेन एंड इनको नोबेल पीस प्राइज से भी अवार्ड किया ऑनर किया गया है एंड ये शी हैज बीन डाइड इन एन अटैक। Then next news is about women's high jump. तो recently world record बनाया है women's high jump में यारोस्लावा माहूचिक ने। यारोस्लावा माहूचिक ने recently world record बनाया है women's high jump में। So you can see here it is yes Mahu Recently, Adani Group announced a principal sponsor for Indian team at 2024 Paris Olympics. तो अडानी जो है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है इंडियन ओलंपिक्स टीम का और टीम इंडिया का फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024। ये भी पेरिस ओलंपिक्स के लिए आप पॉइंट ऐड ऑन कीजिए और याद रखिए बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं और अगस्त तक ये चलेंगे आपके। Then next news is about PV Sindhu. PV Sindhu joins wellness brand Hoop एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर। तो हूप ब्रांड जो है उसकी एक वेलनेस ब्रांड है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली बनी है पीवी सिंधु जी। साथ ही साथ ये इंडिया की साइड से फीमेल फ्लैग बेयरर रहेंगी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। Then next news is about Ariane 6 rocket and European Space Agency और ESA successfully launched this particular rocket after 4 years of delay। तो पिछले 4 सालों से ये लोग कोशिश कर रहे थे इस रॉकेट को लॉन्च करने की और फाइनली अब इन लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया है Ariane 6 रॉकेट को। Which country was crowned the most affordable for expats in 2024 study? वियतनाम जो है वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कंट्री है for expats in a 2024 study. Who has been appointed as the president of NBDA? NBDA is News Broadcasting and Digital Association. इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रजत शर्मा जी। किसके बने हैं? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के। Then next news is about Vizhinjam Port in Kerala, which recently launched its operations with the first container ship San Fernando. तो विजिंजम पोर्ट जो कि केरला में लोकेटेड है, इसने अभी रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? फर्स्ट कंटेनर शिप सैन फर्नांडो को के साथ अपने ऑपरेशंस को लॉन्च किया है। Which district in UP has the largest population of सारस क्रेन? तो सारस क्रेन जो है वो यूपी में देखने को मिलते हैं। ये सारस क्रेन की जो पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज्यादा इटावा में पाई जाती है। तो रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग कहाँ पर पाई जाती है? इटावा में। In which Indian state is the world's Ramayan temple being constructed? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? बिहार में अयोध्या में आपका राम मंदिर बना है और पहला सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? बिहार में बनाया जाएगा। Then what percentage of constable jobs have been reserved for ex-Agniveers by CISF and BSF? तो Agniveers आपको for after 2022 एक अग्निवीर स्कीम आई जिसके अंडर आपकी एयरफोर्स में और आपकी ये आर्मी में अग्निवीर अपॉइंट किए जाते हैं फॉर अ 4 year सर्विस, जिसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है विद अ सर्टिफिकेट एंड 10 लाख डिपॉजिट। उसमें अब 10% जॉब्स अग्निवीर के लिए कांस्टेबल 10% कांस्टेबल जॉब्स रिजर्व कर दी गई हैं बाय सीआईएसएफ एंड बीएसएफ। बीएसएफ इज योर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड सीआईएसएफ इज योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस।
Which state has crowned the best in horticulture at Agricultural Leadership Awards 2024? तो सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर देखने को मिला है नागालैंड में। नागालैंड एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और इसकी कैपिटल हो जाएगी शिलोंग, सॉरी, नागालैंड की कैपिटल हो जाएगी शिलोंग, तो मेघालय की कैपिटल है। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोहिमा होती है वैसे, चलो मैं बता देती हूँ, नागालैंड की कोहिमा होती है। अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट, हाउ मेनी इयर्स डज इंडिया हैव बिफोर इट्स पॉपुलेशन स्टार्ट श्रिंकिंग? तो अभी मैंने कहा था कि यूएनएफपीए 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मना रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अपनी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी डेटा है, वो पूरा रिलीज करता है। तो यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने साल तक, हाउ मेनी इयर्स डज इंडिया हैव बिफोर इट्स पॉपुलेशन स्टार्ट श्रिंकिंग? 38 ईयर्स इंडिया है। 38 ईयर्स के बाद जो है इंडिया की पॉपुलेशन श्रिंक करना स्टार्ट करेगी। देन नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज जो है हमारी वो ये है दैट विच कंपनी पार्टनर्ड विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो प्यूमा ने किया है, और साथ ही साथ इंडियन टीम इंडिया पेरिस के लिए, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहने वाले हैं वो अडानीज रहने वाले हैं, और प्यूमा इंडिया भी ने भी यहाँ पर इसके साथ पार्टनरशिप की है, इसके साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, जिसकी हेड हो जाएंगी पीटी उषा जी। ठीक है, तो पयोली एक्सप्रेस भी उनको कहा जाता है और वो इसकी हेड है। देन आपका जो WHO है उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, मी डेविस, फॉर मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन। तो मेडिकल डिवाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WHO ने बना दिया है, जिसका नाम है मी डेविस। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, मी डेविस। ठीक है, तो ये एक वन लाइनर थी। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं, it has been announced by Amit Shah that 25th of June will be uh, observed as Constitution Murder Day from now onwards, अब 25 जून को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो कि पूरे वीक की थी, पूरे वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, वो मैंने यहाँ पर पूरी वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, स्टैटिक जीके, ये सब चीज़ें भी मैंने डिस्कस की हैं, तो आई होप आप लोग उसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। एंड प्लीज शेयर दीज सेशंस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कवर करती हूँ आपके AIL लेट 2025 के एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। बाकी आप लोग इसको इन सभी सेशंस को शेयर कीजिए, और कल से हम फ्रेश अपना डेली रेगुलर करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड प्लीज like this video and subscribe to my channel. Press the bell icon for getting notified about such videos. So let's meet in the next session. Thank you so much guys. I hope आप सभी लोग इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।